Hello, my dear students. I hope all are you fine. Myself is Dharmdev Arya from Brahmdat Sasti Vidya Mandir, Senior Secondary School, Bilaspur. Dear students, आज हम इस वीडियो में अर्थालंकार के भेद जो शेष भेद रह गए हैं अशक्ति अलंकार और मानविक अलंकार उसको यहाँ पढ़ेंगे। ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें। तो डियर स्टूडेंट, चलिए देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति देखिए अलंकार किसे कहते हैं। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अतिशयोक्ति शब्द क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय तथा उक्ति। अतिशय मीन्स क्या होता है? अर्थात ऐसी युक्ति जो अतिशयता के साथ कही गई हो या बड़ा चढ़ाकर कही गई हो तो वो अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। ये भी होता है, देखिए इस तरह कविता में जो प्रस्तुत या उपमेय का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर अतिशयपूर्ण ढंग से किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब कहना तात्पर्य कि इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है सीमा का उल्लंघन करे तो वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। लोक सीमा से अधिक बढ़ाकर किया जाए जो कि वो संभव ही ना हो तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। देखिए कितना बड़ा वर्णन किया गया है कि अर्थात हनुमान की पूंछ में जो है वो अभी आग लग भी ना पाई थी और उससे पहले ही सारी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए। यहाँ प्रसंग का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया गया है, अर्थात अतिशयोक्ति अलंकार है। तो हमने बताया आपको कि जहाँ पर बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, यहाँ की सीमा का उल्लंघन हो तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और उदाहरण देख लेते हैं। वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। तो यहाँ अर्जुन के गांडीव से तीर निकलकर जैसे ही अलग हुआ वैसे ही जयद्रथ का सिर धड़ से कटकर अलग हो गया। यहाँ ही प्रसंग का वर्णन बड़ा चढ़ा किया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। देखिए कहाँ तीर निकला वैसे ही धड़ अलग हो गया, तो कैसे संभव हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। ऐसे ही देख लो साकेत नगरी, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब आप देखें कि देख लो साकेत नगरी यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो साकेत नगरी का वर्णन यहाँ पर किया है जिससे, देखिए यहाँ साकेत नगरी का वर्णन किया है जिसके गगन चुंबन भवन इस प्रकार के हैं, आकाश को छूने वाली छूने वाले भवन इस प्रकार के हैं जिन्हें देखकर लगता है मानो सारी नगरी आकाश से मिलने जा रही हो। यह साकेत नगरी की अतिशयोक्ति वर्णन किया गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। देखिए जब तक राणा ने सोचा कि अगर नदी को घोड़ा कैसे पार करेगा, तक राणा ने सोचा कि अपार नदी को कैसे घोड़ा कैसे पार करेगा, इससे पहले ही चेतक अर्थात राणा का घोड़ा नदी से उस पार था। सोचने से पहले ही चेतक ने नदी पार की, ये भी अतिशयोक्ति वर्णन है। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। यानी मुख बाल रवि है मुख और सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। अब उपमेय क्या है? उपमेय जो है वो मुख उपमान, वो मुख है और उपमान बाल रवि है। तो मुख का बाल रवि के समान लाल ज्वाला जैसा लगना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। एक और भी इम्पोर्टेंट उदाहरण है इसमें जो कि आप देखेंगे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात की हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल।
तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं, फिर एक बार देखेंगे कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निद्रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन की जल सुपग धोए। तो यहाँ पर अर्थात सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण करुणापूर्वक रो पड़े। सुदामा के पैरों को धोने के लिए परात में जो पानी मंगाया था उसको तो छुआ ही नहीं, अपने आंसुओं से जल से ही सुदामा के पैरों को धो दिया। यहाँ देखिए सुदामा के पैरों को धोने का वर्णन जो है वो अतिशयोक्तिपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। प्राण और देखें, प्राण छूटे प्रथमे रिपुके रघुनायक सायक छूट न पाए। प्राण छूटे प्रथमे रिपुके रघुनायक सायक छूट न पाए, मतलब राम के बाण छूट भी नहीं पाए थे। उससे पहले ही रिपु मीन शत्रु के प्राण छूट जाते थे, राम के बाण छूट भी नहीं पाए और उससे पहले शत्रु के प्राण छूट जाते थे। ये संभव नहीं हो सकता है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। एक और एग्जाम्पल है, सर खींच उसने तृण से कब किधर संधना उन्हें संधाना उन्हें, बस विद्ध होकर ही विपक्षी वृंद ने जाना उन्हें। ये भी यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। तो उसने कब तूण से तीर निकालकर संधान किया, और इस बात को विपक्षी दल ने तभी जाना जब शत्रु घायल हो गिर पड़ा। कितना अतिशयोक्तिपूर्ण किया गया है। अब अन्य उदाहरण भी और पढ़ लेते हैं। पिए गमन की बात सुन सूखे तिनके अंग, अन्यारे दीर्घ दृगन कितु न तरन समान, वह चितपन और कुछ जिस होत सुजान। एक लास्ट एग्जाम्पल है इसका, बांधा था विद को किसने, बांधा था विद को किसने इस काली जंजीरों से, और मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से, वाह वाह। तो ये भी एग्जाम्पल है। देखिए इसका मतलब अतिशयोक्ति का मतलब ये है कि किसी बात को बड़ा चढ़ा करके वर्णन करना और जो कि लोक सीमा का उल्लंघन करते हो तो वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार देखें, मानवीकरण शब्द का अर्थ होता है किसी को मानव बना देना। वस्तुतः काव्य में कवि जब प्रकृति का वर्णन करता है तो प्रकृति को इस रूप में चित्रित करता है जैसे वह कोई मानव या मानवीय हो। ऐसे स्थलों पर मानवीकरण अलंकार होता है। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के कवियों ने अपनी कविता में प्रकृति को नारी, शक्ति आदि के रूप में चित्रित किया है। प्रकृति उनकी कविता में मानवी के रूप में आती है और वहीं से हिंदी में मानवीकरण अलंकार के दर्शन होते हैं। तो ये तो रहा, ये लहरों सागर के उस पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, तो ये भी है। तो इसमें आपका मानवीकरण अलंकार रहा। जैसे कामायनी की निम्नलिखित पंक्तियाँ देखते हैं और इसमें सुंदर प्रस्तुत किया है जय लक्ष्मी के रूप में। उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्नित हुई। मतलब मानवीकरण का मतलब मानव बनाना प्रकृति को, जैसे जहाँ जड़ चेतन पदार्थ को मानव क्रिया करते हुए दिखाया जाए, मतलब ये है, तो वो मानवीकरण होता है, समझे। और कह रहे हैं कि उषा सुरहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्नित हुई। मतलब उषा का आगमन ऐसा लग रहा है जैसे सुनहले तीरों की वर्षा करती हुई विजय लक्ष्मी प्रकट हो रही हो, तथा दूसरी ओर रात्रि को जो पराजित हो गई है वह मानो उषा के डर से जल समाधि लेने जा रही है। उषा तथा रात्रि को कवि ने मानवी के रूप में चित्रित कर मानवीकरण अलंकार का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। ऐसे और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ कह रहे हैं दिवस अवसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। मतलब दिवा अवसान का समय था, रात्रि समाप्त होने की उसमें थी, दिन दिव अवसान दिव्य दिन। तो यहाँ कह रहे हैं यहाँ संध्या को एक सुंदर परी के रूप में
आसमान से धीरे धीरे उतरते हुए चित्रित करना मानवीकरण अलंकार सुंदर उदाहरण है। ना, ओ चिंता की पहली रेखा, अगला एग्जाम्पल देखें। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व की वन की प्याली, ज्वालामुखी स्फोट की भीषण प्रथम कंप की सीमत वाली। चिंता की रेखाएं मनुष्य के मस्तक पर दिखाई देती हैं, जो मनुष्य को धीरे धीरे खा जाती है। चिंता की पहली रेखा को कवि मानवीकरण के द्वारा विश्व रूपी समर्पणी के रूप में चित्रित कर रहा है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। समझे? तो बीती और भी देखें, बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो देखिए यहाँ पर रात्रि बीत रही है, बीत आने पर यह दिन निकल रहा है, तू जाग जा, तारा घट उषा नागरी डुबो रही है। कवि ने उषा को सुनाका के रूप में चित्रित किया है, जो तारा रूपी घटों को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। तो यहाँ पर क्या है? मानवीकरण अलंकार है। और भी देखें, लज्जा के भाव का चित्रण कवि प्रसाद ने इस रूप से में किया है, जैसे वह कोई नव यौवना हो। वैसे ही माया के लिपटी अधरों पर अंगुली धरे हुए माधव के सरस कुतूहल का आँखों में पानी भरे हुए, नीरव निशीथ में लतका सी तुम कौन आ रही हो बढ़ती, कोमल बाहें फैलाती सी आलिंगन का जादू करती। तो इतना ही नहीं, बल्कि लज्जा भी एक मानवी के रूप में उत्तर देती है। तो देखिए यहाँ पर भी इस तरीके से मानवीकरण अलंकार है। सागर के ऊपर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। तो देखिए यहाँ लहरों को क्या है? मानव की तरह, लहरों को क्या है? मानव की तरह नाचते गाते बताया गया है। तो इस तरीके से भी यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। और अगला है ए अब या मैं रत की प्रतिकृति लज्जा हूँ, शालीनता सिखाती हूँ। लज्जा रति की प्रतिकृति प्रतिबिंब है, जो युवतियों को शालीनता की शिक्षा देती है। उपर्युक्त दोनों उदाहरणों मानवीकरण के सुंदर उदाहरण हैं। अगला है एग्जाम्पल देखेंगे, सिंधु सेज पर धरा वधू अब तनक संकुचित बैठी सी। सिंधु सेज पर धरा वधू अब तनिक संकुचित बैठी सी। देखिए दिया है एग्जाम्पल। और इसका आगे का भाग देखें नेक्स्ट पेज पे, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। अब यह क्या है? देखिए प्रकृति के मानवीकरण का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें पृथ्वी को वधू के रूप में चित्रित किया गया है, जो कि संकोच में रूठी हुई सी बैठी है, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार है। और प्रकृति को संकोच में रूठी हुई सी बैठी हुई वधू के रूप में चित्रित किया गया है। सुमित्रानंद पंत ने भी नदी का मानवीकरण किया था। गंगा का सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी, गंगा ग्रीष्म लेटी है शांत क्लांत निश्चल। तो ये सब जो है मानवीकरण अलंकार के एग्जाम्पल हुए डियर स्टूडेंट्स। जब हमने यहाँ पर आप अलंकार पढ़ लिए, तो अब हम जो है इन दोनों में कभी कभी क्या होता है अंतर भी पूछ लेता है, समझे ना। तो इसमें विभिन्न अलंकारों में अंतर, जैसे हमने देखा क्या अंतर है, एमक श्लेष में अलंकार में अंतर, उपमा रूपक अलंकार में अंतर, रूपक उत्प्रेक्ष अलंकार में अंतर। तो यहाँ हम जो है उस चीज़ को देखेंगे कि क्या अंतर होता है। तो देखिए यहाँ एमक और श्लेष। एमक क्या होता है? देखिए एक शब्द का जी हमें जब डेफिनेशन पता है तो आप जो अंतर भी लिख देंगे, जब डेफिनेशन और एग्जाम्पल पता नहीं तो आप ये अंतर नोट नहीं कर सकते। तो एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होता है एमक में, पर प्रत्येक के अलग अलग अर्थ होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिखाए, यह पहले कनक का अर्थ
धतूरा है तथा दूसरे कनक का अर्थ सोना है। ये तो यमक का अर्थ हो गया। अब श्लेष में क्या होता है? किसी शब्द का प्रयोग तो एक बार ही होता है लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। जैसे मंगन को देख पट देत वार वार है। यहाँ पट शब्द के दो अर्थ हैं, दरवाजा तथा वस्त्र। ऐसे उपमा और रूपक अलंकार में अंतर देखिए। प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत, या कह लेंगे हम उपमेय और उपमान के बीच समानता दिखाई जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, अर्थात पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा है। ऐसी रूपक देखेंगे। प्रस्तुत या अप्रस्तुत, उपमेय या उपमान का आरोपण किया जाता है। उपमेय पर उपमान का आरोपण किया जाता है। जैसे चरण कमल वंदो हरिराई, कमल रूपी चरणों की मैं वंदना की जा रही है। अगला देखें, इसी में उपमा के 4 अंग होते हैं। भाई बिल्कुल बात सही है। कौन कौन से अंग होते हैं? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। लेकिन इसमें रूपक में यहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत का आरोपण होता है, मतलब उपमेय पर उपमान का आरोपण होता है। जैसे केवल 2 ही अंग होते हैं, उपमेय और उपमान। अगला देखेंगे रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए रूपक क्या होता है? प्रस्तुत या अप्रस्तुत, उपमेय पर उपमान का जहाँ आरोप होता है, उपमेय का पर उपमान का जहाँ आरोपण होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र, यानी सीता का मुख चंद्रमा ही है, ये आरोपण हो गया। या चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें रूपक अलंकार हो गया। उत्प्रेक्षा अलंकार देखें, इसमें अंतर में प्रस्तुत पर अप्रस्तुत की, उपमेय पर उपमान की जहाँ संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख मानो चंद्रमा है, सीता का मुख मानो चंद्रमा है, और इसमें जनु जानो मनु मानो आदि वाचक शब्द आते हैं। उपमेय तथा उपमान पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह लगा होता है। बिल्कुल बात सही है। देखिए रूपक में योजक चिन्ह लगा होता है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। उपमेय तथा उपमान पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह लगा होता है, और उत्प्रेक्षा में मानो, ज्यों, जनु, जानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी को अलंकार अच्छी तरीके से आपने समझ लिए होंगे। यहाँ पर विभिन्न अलंकारों के अंतर भी हमने आपको स्पष्ट कर दिए। इस वीडियो में अतिशयोक्ति और मानविक अलंकार दिए गए हैं। तो आई होप, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे और ठीक से समझेंगे।